नमस्कार दोस्तों, आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने 11वीं के सिलेबस के बारे में चर्चा की और एक विज्ञान की परिभाषा बता दी थी और ये बताया था कि जो विज्ञान है उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट बताया था हमने फिजिकल साइंस, कौन सा भाग है ये? विज्ञान का वह भाग जिसमें निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं हम लोग। विज्ञान का वह भाग या ऐसे कह दो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। जितनी भी हमारे वातावरण में निर्जीव वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो हमारी फिजिकल साइंस है। दूसरा आता है बेटा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग थिंग्स का, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। इस शाखा में आपका स्टडीज में आता है बेटा फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री और इसके बाद में जियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है ना। और चलो इसको नीचे लिख देते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी है और इसके बाद में ओशियनोलॉजी। एटसेट्रा। ये जो शाखाएं हैं यानी ये जो स्टडीज़ हैं वो आपकी फिजिकल साइंस के अंतर्गत आती हैं। और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी, और ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एटसेट्रा। ये जो सभी स्टडीज़ आती हैं ये आपकी बायोलॉजिकल साइंस में आती हैं। तो अपन को मैंने ये बता दिया आपको कि साइंस है उसके दो पोर्शन हैं और इनमें पहले भाग में इन सबकी स्टडीज़ आती हैं, दूसरे भाग में इनकी स्टडीज़ आती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था हम आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस सेकंड चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम आपको फिजिक्स। कौन सा डालते हैं? फिजिक्स। यानी फिजिक्स है क्या है। भौतिकी, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के वर्ड फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस किससे हुई है? फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर इसे संस्कृति भाषा में भौतिकी कहते हैं। तो जो भौतिकी शब्द का उद्गम हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है ना। किससे हुआ है? संस्कृति भाषा से। तो फिजिक्स फ्यूसिस यानी फिजिक्स का जो उद्गम हुआ है
वो आपका ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, जिसे संस्कृति में भौतिकी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति। तब कहा जाता है कि प्रकृति में जो हमारे चारों ओर की स्टडीज़ हैं, तब इसकी परिभाषा लिखी जाती है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो ऐसे ही बोलते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ से आप फिजिक्स की परिभाषा लिख देंगे, ठीक है ना। इसके आगे आप लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे बेटा सबसे पहला भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज आप लिख देंगे यहां पर, फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियां जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे। वे सभी राशियां जिनकी सहायता से भौतिक के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, लंबाई है, चौड़ाई है, आयतन है, ये सभी भौतिक राशियां हैं। बल है, ताप है, दाब है, वेग है, ये सभी क्या है, हमारे भौतिक राशियां आती हैं। अब इसके बाद आता है भौतिक राशियों के प्रकार। आपने हेडिंग लिख दिया होगा यहाँ, भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये बेटा दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूल राशियां, मूल राशियां जिनको अपन कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी, चलो अभी दूसरी लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। दूसरी होती है बेटा व्युत्पन्न राशियां, इन्हें कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज। यूनिट्स नहीं, यूनिट्स माने मात्रक होता है। तो मूल राशियों में क्या लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। ये राशियां हैं वो निम्नलिखित 7 हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, इसके बाद विद्युत धारा, और लास्ट 7वां आता है पदार्थ की मात्रा, यानी मोल। इसका मात्रक आता है मोल, जो पदार्थ की मात्रा है। तो आप देखेंगे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियां आपकी मूल राशियों में गिनी जाती हैं। अगर आपको अपन को ये आता है तो ये परिभाषा सरल है। डेराइव्ड
आपको इंग्लिश में लिखा हुआ उसी से समझ में आ रहा है। ड्राइव्ड का मतलब होता है बेटा निगमन। क्वेश्चन लिखा था ना, ड्राइव द इक्वेशन, यानी इस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, तो वही लिखा हुआ है व्युत्पन्न राशियां। तो निगमन किसके हुआ होगा, ये मूल राशियां, इन्हीं का उपयोग हुआ होगा। तभी अपन कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से ही बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या ऐसे कह दो कि मूल राशियों के अतिरिक्त जो राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियों में आ जाती हैं, लेकिन परिभाषा यही लिखेंगे हम लोग, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर के बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, बल, घनत्व, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि कितनी भी लिख दो, ठीक है ना। इतनी सी बात तो समझ में आ रही है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। इनके अलावा दो राशियां ऐसी भी हैं जिनको मूल राशियों की भांति ही उपयोग किया जाता है, लेकिन वो मूल राशियां नहीं होती हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है पूरक मूल राशियां। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो हमारी दो हैं, एक तो कौन सी हैं पूरक मूल राशियां, कौन सी हैं, एक तो कोण, समतल कोण जो प्लेन में बनता है, और दूसरा आता है बेटा घन कोण जिसे सॉलिड एंगल कहते हैं। ये दोनों राशियां हैं, ये मूल राशियां नहीं हैं, लेकिन इनका उपयोग मूल राशियों की भांति ही किया जाता है, इसीलिए इन्हें पूरक मूल राशियां कहते हैं। इतनी सी बात सही है ना। ठीक, अभी मैंने आपको राशि की परिभाषा बता दी, अब बताते हैं हम आपको मापन एवं इसकी आवश्यकता। ठीक, मापन की आवश्यकता। नीड ऑफ मेजरमेंट। कोई भी वस्तु है, यानी किसी भी भौतिक राशि का यथार्थपूर्ण गणना करने के लिए, यथार्थपूर्ण मान जानने के लिए हमें उसके मापन की आवश्यकता हुई। ठीक है ना। तो मापन की आवश्यकता क्यों हुई, कोई भी वस्तु दी हुई है उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। ठीक, अब जैसे मान के चलो मैं कह देता हूं कि दो मित्रों ने मिलकर के एक ये प्लाट खरीदा है, ये क्या है प्लाट, दोनों ने मिलकर रजिस्ट्री कराई है। एक ने खरीदा है 1/3 भाग और दूसरे मित्र ने खरीदा है 2/3 भाग। ठीक, दोनों मित्र जाएंगे इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के बाद और कह देंगे भैया एक काम करते हैं, अगर इसके 9 कदम बनते हैं तो 1 2 3 कदम आप इधर ले लीजिए और बाकी के 1 2 3 4 5 और 6 कदम मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना। मैंने क्या कहा, इसके 9 कदम बने तो बेटा 1/3 भाग में 3 कदम हो जाएंगे और इधर कितने हो जाएंगे 6। तो भैया आप इधर से नाप लो 3 कदम और आप इधर से नाप लो 3 कदम, मुझे तो लगता है कि आप दोनों ही संतुष्ट हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं होगा, आप रजिस्ट्री करा के आएंगे, मित्र हैं, बात सही है, लेकिन इस प्लाट को आप ऐसे बंटवारा नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, भैया फीता लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ भैया, फीता लेके आओ। बोले भाई फीता लेके क्यों आए, अरे ले तो आओ, अगर इसकी लंबाई 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर, तो फीते से नाप के ही लेंगे आप 10 मीटर भैया इधर और 20 मीटर इधर। समझ रहे हैं ना। तो मापन की आवश्यकता क्यों जरूरी हुई,
किसी भी दी हुई राशि को निश्चित अनुपात में विभाजित करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। अब मैं कह दूं कि आपके सामने हॉर्स खड़ा है, यानी घोड़ा भी खड़ा है और ऊंट भी खड़ा है। हम आपसे पूछें कि इनमें कौन बड़ा है, तो भाई आप तुरंत कह देंगे कि सर ऊंट बड़ा है। अब मैं कहूँ कि भैया वजन किसका ज़्यादा है, तब आप क्या करेंगे? अब बता दो घोड़े का वजन ज़्यादा है कि ऊंट का ज़्यादा है। नहीं सर ऐसे कैसे बता देंगे, हमको तो ये धर्म उसमें गाड़ी में बैठा के धर्म कांटे पर ले जाना पड़ेगा, जब ही तो तुलवाएंगे। या सीधे धर्म कांटे पर खड़े कर दो घोड़े को ले जाके, भैया इतना वजन इसका आ गया, ऊंट को खड़े कर दो। तो उन दोनों के वजनों का अंतर आपको जब आंकिक मान मिलेगा, जब ही तो आप कहेंगे कि सर कौन किसका वजन ज़्यादा है और किसका वजन कम है। तो कुल मिलाकर के दी हुई 2 या 2 से अधिक राशियों में अंतर उत्पन्न करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई, या एक दी हुई राशि को निश्चित अनुपात में विभाजित करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई, इसीलिए तो मापना जरूरी रहा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, कोई भी जो भौतिक राशि है उसमें 2 मान होते हैं बेटा। एक तो उसका आंकिक मान होता है और दूसरा उसमें होता है साथ में उसका मात्रक। तो जो भौतिक राशि है उसे कहते हैं, क्वांटिटी तो क्यू से दर्शा दिया, ये होता है उसका आंकिक मान और यू लिखा जाता है उसका यूनिट। एन क्या है? आंकिक मान, यानी गणितीय मान है ये, और यू क्या है? यूनिट है। क्या है? मात्रक है। तो इतना जरूर बताते हैं, अगर मान के चलिए ये रेखाखंड है AB, और इस रेखाखंड AB की जो लंबाई है, अगर हमारी 10 इंच आ रही है, तो आप ये देखेंगे कि ये 10 है इसका आंकिक मान और इंच है इसका मात्रक। अगर हम इसे लिख देते हैं सेंटीमीटर में, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब कोई ये मत कह देना सर 2.5 नहीं होता, ये तो 2.54 होता है। हाँ मानते हैं हम, लेकिन 2.5 ही तो पढ़ा जाता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है एक्यूरेट वैल्यू, तो ये 25.4 आना चाहिए, है ना। लेकिन पढ़ाया आपको यही जाता है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर रहते हैं, ठीक है। उसी आधार पर मैंने लिख दिया है, तो आप फालतू का कन्फ्यूजन अपने को ना करें और किसी को भी ना करें। अब आपने ये देखा है कि रेखाखंड की लंबाई उतनी है, लेकिन मात्रक बदल जाने से उसका आंकिक मान बदल जाता है। तो आपको हम क्या कहना चाहते हैं, नोट में आप लिख भी देंगे कि किसी भी राशि का मात्रक बदलने पर उसका आंकिक मान बदलता है, लेकिन उस राशि के कुल मान में कोई अंतर नहीं आता है। रेखाखंड AB की जो लंबाई है, चाहे तो वो इंच में नापो तब भी 10 इंच रहेगी, और सेंटीमीटर में नापेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन लंबाई में उसकी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इतनी सी बात जानते हैं ना आप। अब आप बार बार कहेंगे सर ये गणितीय मान तो समझ में आ रहा है, पर ये मात्रक समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मात्रक समझ में आ जाएगा ना, आप हेडिंग डाल दो। कौन सी हेडिंग डालना है? मात्रक, तो समझ में आ जाएगा। अभी देखो बताते हैं क्या है मात्रक। यूनिट किसको कहते हैं? मात्रक। सुनेंगे, फिर मैं आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर बता दूंगा। किसी राशि के निश्चित मान को प्रमाण मानकर यह देखते हैं कि यह निश्चित मान दी हुई राशि में कितनी बार सम्मिलित है। यह निश्चित मान ही उस राशि का मात्रक कहलाता है, और जितनी बार सम्मिलित है वह उस राशि का आंकिक मान कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कि मैं यहाँ अभी रेखाखंड खींचता हूँ, और ये रहा AB। अभी मैंने लिखा था ना आपके सामने, तो इसकी लंबाई में चौक से नाप के खींच लेता हूँ, देखूंगा
1 2 3 4 5 6। चलो, ये रेखाखंड AB है। मैंने आपके सामने रेखाखंड AB खींचा है। अब इसकी लंबाई हमने नापी, AB की लंबाई। देखना मेरे हाथ में ये चौक है ना, ठीक, इसको ही हम निश्चित मान मान लें। निश्चित मान मान लिया मैंने आपके सामने। तो देखना 1 2 3 4 5 और 6। तो आप क्या लिखेंगे, कितनी बार सम्मिलित है? 6 बार। तो मैंने क्या कहा अभी, ये हो गया इसका आंकिक मान। लेकिन आपने निश्चित मान किसे माना है? चौक की लंबाई को। तो 6 इंटू यहां लिखेंगे चौक की लंबाई। तो यहां मात्रक आपने क्या माना? चौक की लंबाई। इसे तो निश्चित मान माना। हमने क्या परिभाषा बोली थी, मैं दोबारा से सुना देता हूं कि किसी राशि के निश्चित मान को प्रमाण मानकर, यानी चौक की लंबाई को हमने प्रमाण मान लिया। प्रमाण मानकर यह देखते हैं कि यह निश्चित मान उस दी हुई राशि में कितनी बार सम्मिलित है। इस निश्चित मान को ही हम उस राशि का मात्रक कहते हैं, और जितनी बार सम्मिलित होता है उसे हम उस राशि का आंकिक मान कहते हैं। अब जैसे आप देखें, इसी की लंबाई के लिए मैं डस्टर ले लेता हूं। ये क्या मेरे हाथ में डस्टर है। अब इस रेखाखंड AB की लंबाई में डस्टर से नापता हूं। तो आप देखेंगे बेटा, दिख रहा होगा, 1 डस्टर, 2 डस्टर और फिर 3 डस्टर। अगर हम इस डस्टर की लंबाई को प्रमाण माने तो ये पूरे रेखाखंड AB की लंबाई कितने में नप जाएगी? 3 डस्टर की लंबाई। समझ गए ना? आंकिक मान बदल गया मात्रक बदलने से, लेकिन उस राशि के कुल मान में कोई अंतर नहीं आया, यानी रेखाखंड की लंबाई में अंतर नहीं आएगा। इतनी सी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मैं इसी बात को कह रहा था। तो अगर पहले मैंने चौक की लंबाई को निश्चित माना है तो बेटा ये चौक की लंबाई है वो इसका मात्रक कहलाएगी, और दोबारा से मैंने डस्टर की लंबाई को निश्चित माना है तो जो डस्टर की लंबाई है इसको हम मात्रक मानेंगे। क्या मानेंगे? मात्रक। अब आप कहें नहीं तो हम सर सेंटीमीटर में और इंच में नापेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए सेंटीमीटर से नापते हैं। मान के चलो मैं यहाँ ये मानता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर होंगे। एक चौक में 3 सेंटीमीटर अगर हो गए तो ये सेंटीमीटर भी आपने निश्चित माना है, तो कितने हो जाएंगे ये देखो, एक में जब 3 है तो कुल कितने? 6। तो कुल कितना हो जाएगा? 18। तो यही तो लिखेंगे हम यहाँ पे इसको, 18 सेंटीमीटर। आपने इसमें सेंटीमीटर को निश्चित मान माना है और ये देखा कि सेंटीमीटर कितनी बार सम्मिलित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार सम्मिलित है। तो जो आपने निश्चित मान माना है उसी को हम मात्रक कहेंगे। और कितनी बार सम्मिलित है? 18 बार। इसे कहा जाएगा उसका आंकिक मान। ये आपकी मात्रक की परिभाषा है, ठीक है ना। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके तुरंत बाद हम पढ़ाएंगे आपको मात्रकों के प्रकार। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। जो राशियां हैं राशियों के ही मात्रक होते हैं, इसी आधार पर मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कह देंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे, और जो पूरक मूल राशियां ली थी उनके मात्रकों को हम पूरक मूल मात्रक कह देंगे। वो हम आपको अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। जिन आप लोग वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, जो पढ़ने लायक हैं आप उनको शेयर करें, और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो आप आराम से हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं और एडमिशन के लिए स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।